नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। हमारे खास कार्यक्रम पोस्टमार्टम में आपका बहुत स्वागत है। R9 टीवी आपके लिए बेहद जरूरी और ये खास कार्यक्रम लेकर आता है। हमारे इस शो में आपसे जुड़े हुए बेहद अहम मुद्दे हम नए तेवर नए कलेवर के साथ में पेश करते हैं। न पक्ष की बात होती है, न ही विपक्ष का हंगामा होता है। सीधा खबर का विश्लेषण आपके सामने, न कोई भ्रम न ही कोई अफवाह, सीधे निष्पक्षता के साथ में खबर का निचोड़, क्योंकि आपके लिए सही, सटीक और असल मुद्दों के बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आजकल बात या तो पक्ष की होती है या विपक्ष की, लेकिन हम आपके लिए तथ्यों के साथ में असल मुद्दे को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। करेंगे हर खबर का पूरा पोस्टमार्टम, तो देखते रहिए पोस्टमार्टम। आज बात हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की करेंगे। यूपी की राजनीति की चर्चाएं यूं ही नहीं होती हैं। कौन कब कौन सा दांव खेल जाए, इस बात की इतनी अनिश्चितता होती है कि आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते हैं। और यूपी में राज्यसभा के रण में कुछ ऐसा ही हुआ। मायावती जो लोकसभा के चुनावों में बुआ की भूमिका अदा कर रही थी, मायावती ने बड़ा दिल दिखाते हुए, जनता का हवाला देते हुए गेस्ट हाउस कांड को, उसका जख्म भुलाकर सपा को गले लगाने का दावा किया था। और ये सपा और बसपा की उस वक्त की राजनीतिक मजबूरी आप कह सकते हैं। और ये गहरा रिश्ता गठबंधन की हार के साथ ही हार गया था और बुआ भतीजे का रिश्ता फिर से कड़वा हो चला और ये टूट अब खुलकर सामने आ चुकी है। मिशन 2022 की रणनीति के लिए सपा ने ऐसा पासा फेंका था जिसमें बीजेपी तो नहीं फंसी, लेकिन बसपा जरूर फंस गई। बीजेपी जिस टूटन से बचने के लिए नौवा प्रत्याशी सामने नहीं लाई थी, वो टूटन बीएसपी में हो गई और बीएसपी सुप्रीमो ने खुद ही ये कह डाला कि एमएलसी चुनाव में वो भाजपा का समर्थन करेंगी। अब जनवरी 2020 में एमएलसी चुनाव होने हैं। इसके साथ ही शिक्षक स्नातक की भी सीटें खाली पड़ी हुई हैं। इसके चलते पंचायत चुनाव हैं। ऐसे में राज्यसभा चुनाव का असर इन सभी चुनावों पर पड़ेगा और मिशन 2022 की रणनीति के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। वैसे तो राजनीति में कोई भी लकीर परमानेंट नहीं होती है, लेकिन अब अखिलेश यादव हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियों के लिए किसी भी मंच से यह कहना बिल्कुल आसान हो जाएगा कि बसपा भाजपा की बी पार्टी है। अब चलिए थोड़ा राज्यसभा के रण में क्या कुछ समीकरण है वो जान लेते हैं। राज्यसभा में दावेदारी के लिए भाजपा की तरफ से 8, सपा और बसपा की तरफ से एक प्रत्याशी के अलावा निर्दलीय के रूप में प्रकाश बजाज ने नामांकन दाखिल किया था। 10 सीटों पर 11 प्रत्याशियों के नामांकन से मतदान की नौबत आ गई थी। भाजपा के 8 और सपा के 1 प्रत्याशी की जीत में कोई संशय नहीं था, लेकिन निर्दलीय के रूप में उतरे प्रकाश बजाज के कारण बसपा प्रत्याशी रामजी गौतम की सीट फंसती दिखाई दे रही थी। इसी बीच में बुधवार को रामजी गौतम के 5 प्रस्तावकों ने अपना प्रस्ताव वापस लेने का आवेदन दे दिया। मतपत्रों की जांच के दौरान पीठासीन अधिकारी ने एक बार प्रस्ताव करने के बाद वापस लेने का औचित्यहीन माना है और ऐसे में विधायकों की बगावत के बाद भी बसपा प्रत्याशी रामजी गौतम का पर्चा सही पाया गया। वहीं निर्दलीय मैदान में उतरे सपा समर्थक प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज कर दिया गया। इसके बाद ही सारी उथल पुथल सामने आई। बताया गया कि प्रस्तावक में सपा विधायक नवाब जान के स्थान पर नवाब शाह लिख दिया गया था। इस नाम का कोई विधायक सदन की सूची में न होने के कारण प्रकाश बजाज के प्रस्तावकों के नाम गलत पाए गए, लिहाजा उनका पर्चा खारिज कर दिया गया और समाजवादी पार्टी के मंसूबों पर पूरी तरीके से पानी फिर गया। अब भाजपा के 8, सपा के रामगोपाल और बसपा के रामजी गौतम का निर्विरोध चुनाव जीत कर जाना तय है। तो क्या कहता है समीकरण उत्तर प्रदेश में, आपको बता दें। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों में अभी 395 विधायक हैं, 8 सीट खाली है। बीजेपी के पास अभी 306 विधायक हैं, सपा के पास 48, बसपा के पास 18, कांग्रेस के पास 7 और अपना दल के 9 और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के यानी कि सुभाषपा के 4 विधायक हैं। विधानसभा में 4 निर्दलीय और 1 निषाद पार्टी का विधायक है। तो मौजूदा समीकरणों के मुताबिक बीजेपी अपनी 8 सीटों पर आसानी से जीत दर्ज कर लेगी। सपा के पास भी जीतने का मौका है। निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज होने के बाद बसपा प्रत्याशी का रास्ता अब पूरी तरीके से आसान हो चुका है। तो क्या है राज्यसभा चुनाव का गणित, ये भी आप समझ लीजिए। यूपी विधानसभा में अभी 395 विधायक हैं। विधायकी की 8 सीटें खाली हैं। बीजेपी के पास 306 विधायक, सपा के पास 48, बसपा के 18 और कांग्रेस के 7। बीजेपी के पास 306 विधायक। तो ये लगातार तमाम जो समीकरण है, हमने आपको बताया कि आखिरकार सीटें कौन कौन सी कितनी हैं। लेकिन जिस तरीके का दाव समाजवादी पार्टी ने खेला था वो पूरी तरीके से अब खारिज हो चुका है और टूट अंदर खाने की अब सीधे सामने आ चुकी है। तो सीधे तौर पर अब वो भी नाम हम आपको गिना देते हैं कि बीजेपी की तरफ से कौन कौन मैदान में, सपा की और बसपा की। तो ये निर्विरोध जो चुने जाने हैं वो भी आप समझ लीजिए।
भाजपा की तरफ से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, पूर्व डीजीपी बृजलाल, नीरज शेखर, हरिद्वार दुबे, गीता शाक्य, सीमा द्विवेदी, बीएल वर्मा और सपा से प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव, बसपा से रामजी गौतम निर्विरोध चुने जाने हैं। ये पूरा रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका है। लेकिन जो कुछ भी इस राज्यसभा के रण में हुआ, उसके बाद में तमाम बड़े सवाल खड़े हुए कि क्या बसपा को वॉकओवर है। यूपी में बीजेपी की राज्यसभा लिस्ट जो सामने आई थी, उसके बाद ही ये बात खड़ी हो गई थी कि क्या ये बीजेपी ने बसपा को वॉकओवर दिया। बीजेपी ने यूपी में 9 प्रत्याशी जीतने की स्थिति में होने के बाद भी 8 प्रत्याशी उतारे थे, जिससे बसपा को वॉकओवर देने का दांव माना गया था। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में अपने कोर वोट बैंक का खास ख्याल रखा और जातीय समीकरण साधने के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका दिया था। यही नहीं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए अमेठी के राजा संजय सिंह को तगड़ा झटका लगा था, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया ही नहीं। अब आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 8 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था। बीजेपी ने यूपी में 9 प्रत्याशी जीतने की उसकी स्थिति थी, उसके बावजूद भी 8 प्रत्याशी उतारे, जिसे बसपा को वॉकओवर देने का दांव माना गया। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में अपने कोर वोट बैंक का खास ख्याल रखा, जातीय समीकरण साधने की कोशिश की, नए चेहरों को मौका दिया। यही नहीं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए अमेठी के राजा संजय सिंह को, जैसा हमने आपको बताया, बड़ा झटका लगा, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया ही नहीं। यूपी में 9 नवंबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। उनके नाम भी हमने आपको बताया कि कौन कौन उस लिस्ट में शामिल है, और इन 8 का निर्विरोध चुना जाना पूरी तरीके से तय माना जा रहा है। इसके साथ ही जो जातीय समीकरण की बात हम कर रहे हैं वो भी समझ लीजिए। बीजेपी ने 2 राजपूत, 2 ओबीसी, 2 ब्राह्मण और 1 दलित और 1 सिख समुदाय के प्रत्याशी के जरिए जातीय समीकरण साधने की कवायद की है। बृजलाल के जरिए दलितों को संदेश दिया गया है। बीजेपी ने जातीय संतुलन साधने के साथ ही बृजलाल, गीता शाक्य और बीएल वर्मा जैसे नए चेहरों को मौका दिया है। सेवानिवृत्त डीजीपी बृजलाल दलित समुदाय से आते हैं, मायावती के करीबी माने जाते थे, लेकिन उन्होंने अपना सियासी सफर बसपा की बजाय बीजेपी के साथ शुरू किया। हाल ही में हाथरस मामले में जिस तरीके से विपक्ष ने बीजेपी को दलित राजनीति के नाम पर घेरने की कोशिश की थी, ऐसे में पार्टी ने बृजलाल को राज्यसभा भेजकर दलित समुदाय को सियासी संदेश देने का पूरा प्रयास किया है, जिसका फायदा आने वाले समय में जरूर बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि दलितों के उत्पीड़न का आरोप बीजेपी पर लगता रहा। अब ब्राह्मण समुदाय को लेकर भी चर्चा करना जरूरी है। ब्राह्मण समुदाय को साधने का दांव फिर से खेला गया। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर रहा। ऐसे में बीजेपी ने यूपी से राज्यसभा में 2 ब्राह्मण उम्मीदवारों को भेजने का दांव चल दिया, जिसमें पूर्व मंत्री हरिद्वार दुबे और पूर्व विधायक सीमा द्विवेदी का नाम शामिल है। दुबे यूपी में कल्याण सरकार में वित्त राज्य मंत्री रहे हैं और उनकी गिनती आगरा के वरिष्ठ भाजपा नेताओं के रूप में की जाती है। हालांकि मूल रूप से वो बलिया के रहने वाले हैं। सीतापुर, अयोध्या और शाहजहांपुर में आरएसएस के जिला प्रचारक रहे हैं। तो वहीं सीमा द्विवेदी की बात करें तो जौनपुर के मुगरा बादशाहपुर से 2 बार विधायक रह चुकी हैं। ठाकुर समुदाय से 2 प्रत्याशी हैं। बीजेपी ने राजपूत समुदाय से राज्यसभा के 2 प्रत्याशी बनाए। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री, महासचिव और केंद्रीय कार्यालय प्रभारी अरुण सिंह के साथ में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर को फिर से राज्यसभा में भेजने का फैसला किया गया। नीरज शेखर ने पिछले साल सपा छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, तो वहीं डॉक्टर संजय सिंह के राज्यसभा जाने के अरमानों पर पानी फिर गया। संजय सिंह ने पिछले साल कांग्रेस के साथ राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन इसी उम्मीद के साथ में थामा था। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजेगी, लेकिन सूबे में जिस तरीके से ठाकुरों को लेकर बीजेपी निशाने पर रही, ऐसे में 2 से ज्यादा प्रत्याशी बनाने पर सवाल खड़े होते। लगता है इसी वजह से पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का प्रत्याशी नहीं बनाया। ओबीसी समुदाय को साधने का भी दांव बीजेपी ने चला है। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव को ख्याल में रखते हुए राज्यसभा प्रत्याशी के चयन का फैसला किया। बीजेपी ने ओबीसी समुदाय से 2 राज्यसभा कैंडिडेट बनाए। औरैया की जुझारू नेता गीता शाक्य के जरिए
पार्टी नेतृत्व ने महिला और पिछड़ा कोटा पूरा करने के साथ बुंदेलखंड को भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया। ऐसे लोध समुदाय से आने वाले बीएल वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया। वर्मा पूर्व सीएम कल्याण सिंह के करीबी माने जाते रहे हैं और यूपी में लोध समुदाय बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है। इस तरीके से बीजेपी ने सूबे के पिछड़ा वर्ग को भी सियासी संदेश देने की पूरी कोशिश की है। तो सीधे तौर पर ये तमाम समीकरण थे जो जातीय तौर पर बिठाने की कोशिश की गई है और जिस तरीके से बसपा और भारतीय जनता पार्टी का जो आपसी समन्वय है वो निकलकर सामने आया, उससे तमाम सवाल खड़े हुए, जिससे अब समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सामने आकर यही बात बोल रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम लगातार हर मंच से कहते हैं कि बीजेपी और बसपा कहीं ना कहीं एक साथ मिले हुए हैं, वो बात अब सामने आ चुकी है। तो अखिलेश यादव का दाव जो अखिलेश ने बड़ी ही समझदारी और चालाकी के साथ में फेंका था, जो कहीं ना कहीं पिछले समय में मुलायम सिंह यादव के एक दाव की भी याद दिलाता है, उसकी भी बात कर लेते हैं। बसपा में सेंधमारी के बावजूद सपा समर्थित प्रत्याशी का पर्चा निरस्त हुआ। बहुजन समाज पार्टी में सेंधमारी करके राज्यसभा चुनाव में उसे पटखनी देने का समाजवादी पार्टी का दाव उल्टा उन्हीं के ऊपर पड़ा और मुंह की खानी पड़ी अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की रणनीति जल्दबाजी में फेल हो गई। बहुत जल्दबाजी में फैसला अखिलेश यादव ने कर लिया। बहुजन समाजवादी पार्टी में सेंधमारी के बावजूद समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवार प्रकाश बजाज का पर्चा जांच में निरस्त हो गया, जबकि समाजवादी पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि उसके दाव से बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार का पर्चा निरस्त जरूर होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में आए थे। नामांकन के अंतिम दिन सारा हेरफेर हुआ। मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों के समर्थन में बनारस के प्रकाश बजाज का निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरवा दिया था। ये पर्चा ऐन मौके पर समाजवादी पार्टी ने इसलिए भरवाया था क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के कई विधायक उसके संपर्क में थे। हालांकि जल्दबाजी में पर्चा भरने के कारण प्रकाश बजाज ने अपना हलफनामा ही अधूरा छोड़ दिया। इसके अलावा प्रस्तावकों में एक विधायक का नाम गलत भर दिया। इस कारण बुधवार देर शाम प्रकाश बजाज का पर्चा निरस्त कर दिया गया। इससे समाजवादी पार्टी की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। इससे पहले भी राजनीतिक घटनाक्रम की शुरुआत हुई बुधवार को, जिसमें करीब 10 बजे बहुजन समाज पार्टी विधायक असलम रायनी, असलम अली चौधरी, हाकिम लाल बिंद, हरगोविंद भार्गव, मुस्तफा सिद्दीकी और सुषमा पटेल विधानसभा पहुंचते हैं। वहां उन्होंने पीठासीन अधिकारी को पत्र देकर कहा कि बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी रामजी गौतम के नामांकन पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किए ही नहीं, जो फर्जी हस्ताक्षर हैं और उनके अलावा किसी और ने जाकर ये हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके बाद में बहुजन समाज पार्टी विधायकों का काफिला समाजवादी पार्टी मुख्यालय पहुंच जाता है। बागी विधायकों में शामिल असलम चौधरी की पत्नी ने मंगलवार को ही समाजवादी पार्टी की सदस्यता हासिल की थी। इसके बाद ये सब कुछ बहुत क्लियर हो जाता है। काफिले में शामिल वाहनों में आपको बता दें, सुषमा पटेल के नाम से आरटीओ कार्यालय में एक गाड़ी का नंबर दर्ज है, जबकि दूसरी गाड़ी यूपी 32 LQ 4414 मुस्तफा सिद्दीकी के नाम से थी। 26 अक्टूबर को भी अखिलेश से मिले थे ये विधायक। ये भी बात सामने आई थी कि बहुत मिली भगत के बाद में ये तमाम तस्वीरें जमीन पर आई थी। सूत्रों के मुताबिक ये भी बात सामने आई थी कि 26 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी के कुछ विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, तो मास्टरमाइंड इस पूरे खेल के अखिलेश यादव थे। ऐसा माना जा रहा था कि इस राजनीतिक घटनाक्रम की पटकथा उसी दिन लिखी गई थी। इसी के बाद अखिलेश यादव ने नामांकन के आखिरी दिन ऐन मौके पर बनारस के प्रकाश बजाज को अपने विधायकों के समर्थन से निर्दलीय पर्चा भरवा दिया था। लेकिन जल्दबाजी का ये दाव समाजवादी पार्टी के बिल्कुल काम नहीं आया। अखिलेश से आधे घंटे तक बसपा के 6 विधायकों की बातचीत हुई थी। ये भी सूत्र कहते हैं कि इस दौरान सभी विधायकों ने अखिलेश के नेतृत्व में काम करने की इच्छा जाहिर की थी। अखिलेश यादव की ओर से इसका स्वागत किया गया था। साथ ही बसपा विधायकों को अगला कदम क्या होगा इसकी रणनीति भी अखिलेश यादव के दफ्तर में बैठकर अखिलेश यादव की बुद्धि के साथ ही बनाई गई थी। माना जा रहा है कि ये विधायक लंबे समय से अखिलेश के संपर्क में थे, इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि इसी दिन हम ये दांव चलेंगे। तो नामांकन पत्रों की जांच के दिन बसपा के खिलाफ में इन्होंने बगावत कर दी, जिसका इंतजार ये काफी समय से कर रहे थे अखिलेश यादव के ही नेतृत्व में। हालांकि बसपा विधायकों की बगावत काम नहीं आई, बसपा प्रत्याशी का पर्चा सही पाया गया। ऐसे में अब मतदान की नौबत नहीं आएगी। तो बसपा के वो बागी विधायक कौन कौन थे वो भी समझ लीजिए। असलम चौधरी, असलम रायनी, हाकिम लाल बिंद, मुस्तफा सिद्दीकी, हरगोविंद भार्गव, सुषमा पटेल और वंदना सिंह।
तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जैसे ही बागी विधायक किसी भी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो बसपा उनके खिलाफ में दल बदल विरोधी कानून के तहत में कार्रवाई करने में देर नहीं करेगी। बसपा प्रमुख ने एक बयान में यह भी कहा कि पार्टी संगठन को सूचित किया गया कि निलंबित विधायकों को पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में आमंत्रित अब नहीं किया जाना चाहिए। मायावती ने एक बयान में कहा कि भविष्य में सपा उम्मीदवारों को हराने के लिए बसपा पूरी ताकत लगाएगी और जरूरत पड़ी तो भाजपा या किसी अन्य पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देने में वो गुरेज बिल्कुल नहीं करेगी। तो नाराजगी खुलकर सामने आ गई। 6 विधायकों ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। बसपा को उस समय झटका लगा था जब पार्टी के 6 विधायकों ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने संकेत दिए थे कि वो पार्टी बदल सकते हैं। इन्हीं में से 4 विधायकों ने हलफनामा दायर करके कहा था कि बसपा के राज्यसभा उम्मीदवार रामजी गौतम की उम्मीदवारी के प्रस्तावक के तौर पर उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं। गेस्ट हाउस कांड को भुलाकर लोकसभा चुनाव में सपा के साथ तालमेल किया था, ये साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा। एक बयान में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने यह भी कहा कि आगामी विधान परिषद चुनाव में सपा के दूसरे उम्मीदवार को हराने के लिए बसपा पूरी ताकत झोंकेगी। गेस्ट हाउस कांड का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सपा के लोगों की इस गुंडागर्दी से इनकी सरकार चली गई थी, बसपा की सरकार बनी थी, लेकिन इस घटना को भुलाकर हमारी पार्टी ने संकीर्ण ताकतों को कमजोर करने के लिए पिछले लोकसभा चुनाव में सपा के साथ तालमेल किया और यह भी कहा कि मेरी ओर से कई बार संपर्क करने के बावजूद अखिलेश की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लोकसभा चुनाव के बाद मेरी ओर से कई बार संपर्क किया गया अखिलेश यादव को, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद हमें अलग होकर चलने का फैसला करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि राज्यसभा चुनाव के दौरान भी इनका दलित विरोधी चेहरा देखा गया। अब सपा हमारे ऊपर भाजपा के साथ साठगांठ करके चुनाव लड़ने का आरोप लगा रही है, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। राज्यसभा रण में बसपा में टूट के बाद में माया का गुस्सा जमकर देखा गया। अखिलेश मुलायम पर निकला गुस्सा और इस कदर था कि सपा को धूल चटाने के लिए बीजेपी को समर्थन की घोषणा कर दी। अब सियासी संग्राम तो होना ही था, यह निश्चित था। उसी को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अमरोहा में बीएसपी सुप्रीमो को 2 टूक जवाब दिया। क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। देखिए, इस चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से बहुत आगे है, आप सब लोग जानते हैं। हमें ना 20 में मिलेगी ना 22 में मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बूते और जनता के आशीर्वाद से विजय प्राप्त कर रही थी, आगे भी विजय प्राप्त करेगी। हुआ भतीजा। तो साफ तौर पर सुना आपने, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में मायावती के इकरार पर बीजेपी ने साफ इनकार करते हुए कहा कि हमें एतबार नहीं है और उनकी लड़ाई में हमारा कोई किरदार नहीं है। वैसे भी हम बसपा के नहीं जनता के भरोसे हैं। तो वहीं सपा की तरफ से भी गठबंधन धर्म निभाने की दुहाई देने में देर नहीं की गई, क्योंकि मायावती ने गठबंधन धर्म न निभाने का आरोप लगातार लगाया था। सपा ने कहा कि हमने हर कदम पर अपने गठबंधन धर्म का पालन किया है। थोड़ा हम डीपली यदि सोचते तो शायद हम ये डिसीजन नहीं लेते, लेकिन हमने ये सोचा कि ये 2 जून की घटना को हमने किनारे करते हुए तो हमने देश और जनहित में सांप्रदायिक ताकतों को या संकीर्ण ताकतों को कमजोर करने के लिए हमने यूपी में ये फैसला लिया। समाजवादी पार्टी अपने हर रिश्तों का निर्वहन करना जानती है। गठबंधन के जो धर्म था उसका हमने पूरी ईमानदारी से, पूरी सज्जनता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ पालन किया था। और यही कारण है कि जब हमारे सारे नेता, हमारे सारे वर्कर्स, सारी लीडरशिप एवं शीर्ष नेतृत्व लगा हर जगह जाकर के पार्टी के लिए, गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए मदद मांगी, तो जीत हासिल हुई हमको। आपने देखा होगा जो पार्टी 0 सीट पे थी उसको 10 सीटें मिली सिर्फ समाजवादी गठबंधन की वजह से। देखिए, मायावती जी और अखिलेश वो हैं जो बबुआ भतीजा बने हुए थे। पिछले चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। अब वो दोनों एक दूसरे को प्रेम की जगह अब उनकी राजनीतिक नूरा कुश्ती हो रही है। तो चलने दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़ी है, जमीन से जुड़ी है, उनके किसानों के, मजदूरों के, युवाओं के, महिलाओं के लिए कार्य कर रही है। तो इन लोगों के पास कोई अब चारा नहीं है अपने अलावा एक दूसरे से लड़ने को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से और योगी जी से अब इनके अंदर लड़ने की कोई शक्ति नहीं।
बिल्कुल, तो बीजेपी की ओर से साफ तौर पर यह इशारा कर दिया गया है कि बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, ये इनकी आपस की बौखलाहट है जो निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सपा बसपा में अब इतनी ताकत ही नहीं रही कि वो बीजेपी से लड़ पाएगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। तो वहीं दूसरी ओर सपा से गठबंधन टूटने और नई सियासी दुश्मनी के रिश्ते में बसपा सुप्रीमो मायावती जहां बीजेपी को सहयोग करके सपा को सबक सिखाने की बात करती हैं, वहीं बसपा के साथ में एक बार गठबंधन का कड़वा स्वाद चख चुकी बीजेपी इस जंग से बसपा के संग नहीं है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी पर हमला बोला और कहा कि हम जनता के सामने भाजपा और बसपा का सच उजागर करने में आखिरकार सफल हुए। सपा प्रमुख ने कहा कि जो लोग भाजपा के साथ अंदर से चुपचाप मिले हुए हैं, उनका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी था, इसीलिए सपा ने निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया था। हमारा मकसद था कि वोट पड़े और जनता जाने कि कौन किससे मिला हुआ है। यूपी के पूर्व सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए ये कहीं पर भी किसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। हमने तो यहां निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया था, लेकिन बाद में उसका पर्चा ही खारिज हो गया। बीजेपी जहां बसपा से दूरी बनाती दिखती है, तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे एक दाव ने बीजेपी और बसपा की दोस्ती को सरेआम कर दिया। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी गठबंधन कर सकती है। सवाल ये भी है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से चुपचाप अंदर मिले हुए हैं, उनका पर्दाफाश हो। इसलिए समाजवादी पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया था। निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, कम से कम वोट पड़े, ये बात जनता जाने कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी कैसे मिले हुए हैं। तो साफ तौर पर बीएसपी के खासकर मायावती के ट्वीट भी अगर आप देखेंगे तो साफ पता चलेगा कि उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला ज्यादा होता है, बीजेपी पर कम हमला होता है। बीजेपी से मांग होती है बीएसपी की, जैसे कि आपने हाथरस जैसी घटना में मायावती बीजेपी से अपनी मांगे भर रख रही थी, कोई सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय या राज्य स्तरीय नेताओं पर मायावती कोई खास और तगड़ा हमला करती नहीं दिखती हैं। इसीलिए अखिलेश की नजर से इस बात पर है कि बीजेपी की तरफ मायावती की पार्टी का झुकाव देखते हुए जो लोग विपक्ष की तरफ सहानुभूति रखते हैं, उनका वोट एक तरफा आ सकता है। जाहिर है अभी चुनाव दूर है, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में वो ट्रिगर दे दिया है जिससे आगे की तस्वीर पूरी तरीके से बदल सकती है। बीएसपी की नियति देखिए, उनकी नियति में टूटना ही है, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, एक ना एक जगह लोग टूटते हैं। यह सिलसिला माननीय काशीराम के समय से चला आ रहा है। मायावती इसका इलाज अभी तक ढूंढ नहीं पाई हैं। जिन लोगों को वो चुनती हैं, बड़ा मौका देती हैं, वो आखिर ऐसा क्यों करते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ एक बड़ा विवाद का विषय हो गया था। अलग अलग पार्टियां भी इसके लूप होल का इस्तेमाल करती हैं। विवादित होने के बावजूद पार्टियों में या न्यायपालिका के बीच में इस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। यह हमारी डेमोक्रेसी का जरूर एक माइनस पॉइंट बन गया है, जो उसका तोड़ता मोड़ता रहता है। शायद किसी वक्त सबकी आंखें खुलें और उस पर भी चर्चा की जाए, लेकिन कुल मिलाकर अगर अंत में कहा जाए तो बसपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कुछ ना कुछ कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है, क्योंकि मायावती जो कि कभी बुआ के किरदार में हुआ करती थी, बड़ा दिल दिखाकर गेस्ट हाउस जैसा कांड भुलाकर, जो मायावती ने फिर एक बार जिक्र किया कि मेरी हत्या करवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन लोकसभा चुनावों में उन्होंने बाहें फैलाकर अखिलेश यादव को गले लगाया था और एक बार फिर से बुआ के किरदार में दिखाई दी थी। दूसरी ओर अखिलेश यादव अपने पूरे परिवार के साथ में एक पारिवारिक संबंध जोड़ने की बात कहते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद में पूरी तरीके से ये टूट सामने आई और अब आखिरकार बसपा का भविष्य क्या होने वाला है, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ। नमस्कार।